हाँ, अभी स्टार्ट हुआ रिकॉर्डिंग। हाँ, हो गया ना? हेलो। यस मैम। हाँ, चलिए आ गए आप लोग सब? सब मैम दो ही है हम। हो गई ना मैम? नहीं दूसरी वाली बस है ना, चेंज करके जाएंगे। ऑटोमेटिकली आप जो मीटिंग ऐड करेंगे है ना, ऐड। हाँ हेलो, लास्ट में एंड कर दीजिएगा मीटिंग। यस मैम। चलिए कितने हुए स्टूडेंट? स्टार्ट करें फिर अपन। 6 पार्टिसिपेंट हो गए ना? 4 हो गए मैम। 4 हो गए, ओके ठीक है, करते हैं अपन स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। हीना, जैसा बाकी क्लास के बच्चों की अटेंडेंस आप ले रही हैं तो इस क्लास की भी अटेंडेंस आप ही लीजिएगा, ठीक है ना? और फोटो लेके ग्रुप में डालना है सबसे पहले तो क्लास का, ठीक है हीना? है ना? यस मैम। यस। चलिए, तो देखिए अपना जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ का आपको सिलेबस आपकी टीजी मैम ने ग्रुप में शेयर कर दिया होगा, यस मैम। है ना? सबके पास है जितने भी पार्टिसिपेंट है अभी यहाँ पर? जगदीश वास्कले, रश्मेंद्र, आप लोग के पास भी है? मैम है सबके पास। आई थिंक कुछ इशू आ रहे हैं। अच्छा ओके ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी लॉ के बारे में। प्रॉपर्टी लॉ का जो फर्स्ट यूनिट है, आज हम उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में जो चीज हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्रॉपर्टी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एज ए ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी में उसे एज ए ह्यूमन बीइंग रहना भी होता है। तो जब क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है तो उसकी लाइफ में प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में हमारे जो भी ऋषि मुनि ये कह के गए हैं कि मनुष्य जीवन में 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। इसके बारे में बताया गया। तो जो अर्थ वर्ड आया है इसमें, तो वो अर्थ वर्ड को हम प्रॉपर्टी से जोड़ते हैं, मनी से जोड़ते हैं। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो एक ह्यूमन बीइंग के, एक मानव जीवन के लिए बेसिक प्रिंसिपल माने जाते हैं, उसमें अर्थ को प्रॉपर्टी से जोड़ा जाता है। मनुष्य के जीवन में प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि उसके लाइफ में प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ये कहा जा सकता है कि उसका जीवन ही खतरे में पड़ जाए। क्यों? क्योंकि भौतिक वस्तुओं के उपयोग से, यूटिलाइजेशन से, उसके कंज्यूम से ही हमारा जीवन बहुत अच्छे से हम सरवाइव करते हैं या हमारा जीवन बहुत अच्छे से चलता है। क्यों? क्योंकि हम भौतिक वस्तुओं का उपयोग करने के बहुत आदी हो गए हैं। तो बिना प्रॉपर्टी के, और भौतिक वस्तुएं प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो बिना भौतिक वस्तुओं के, बिना प्रॉपर्टी के हमारी लाइफ सरवाइव नहीं हो सकती है। इसलिए, और आज की भौतिकवादी युग की यदि हम बात करते हैं, भौतिकता की बात करते हैं, तो इसमें तो प्रॉपर्टी का और बहुत ज्यादा महत्व या इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर हमारी लाइफ में प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अब जो सेकंड पॉइंट हमें देखना है कि मीनिंग क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है, प्रॉपर्टी का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के लिए हम ये कहते हैं कि इसके मीनिंग की यदि बात करते हैं तो इसके मीनिंग को बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स में प्रॉपर्टी को अलग अलग रूप में डिफाइन किया गया है, या इसके मीनिंग को बहुत अलग अलग तरीके से लिया जाता है।
कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी थिंग पर, किसी वस्तु पर जो ऑनरशिप होती है वो प्रॉपर्टी होती है, या कोई कहता है जो हमारा टाइटल होता है, हक होता है, वो प्रॉपर्टी होती है। कुछ कहते हैं कि जो राइट्स होता है वो प्रॉपर्टी होती है, और कुछ कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी यानी कि जमीन है, मकान है, यानी भौतिक वस्तुएं होती है, वो सब प्रॉपर्टी होती है। तो इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। और प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, चूंकि अभी मैंने इसका मीनिंग बता रही हूँ, मैंने इसको डिफाइन वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि यदि प्रॉपर्टी की हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो अलग अलग इसकी डेफिनेशन आई है। जनरल क्लॉजेस एक्ट में इसको अलग तरीके से डिफाइन किया है, और जो अभी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे, जो हमारा खास सब्जेक्ट है, जो यूनिट सेकंड से स्टार्ट होगा, उसमें प्रॉपर्टी वर्ड को एक अलग तरीके से डिफाइन किया। इसलिए अभी मैं सिर्फ मीनिंग बता रही हूँ, आपको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ। तो मीनिंग में हम ये कह सकते हैं प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीके से उसका मीनिंग लिया गया है। किसी ने उसको एज ए राइट माना है, किसी ने उसको ऑनरशिप के रूप में माना है, किसी ने उसे टाइटल के रूप में माना है, किसी ने उसे पोजीशन के रूप में माना है, और किसी ने उसे थिंग्स के रूप में यानी वस्तुओं के रूप में माना है। तो अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टी को अलग अलग मीनिंग में लिया गया है। कहीं कहा है कि उसका पार्शियल रूप से ऑनरशिप होती है तो वो भी प्रॉपर्टी हो जाती है, पार्शियल रूप से पोजीशन होता है तो वो भी प्रॉपर्टी हो जाती है। यानी प्रॉपर्टी को अलग अलग मीनिंग में लिया गया है। तो इसका एक अलग अलग मीनिंग में हम ले सकते हैं, यानी इसमें मूवेबल, रिमूवेबल राइट्स, लीगल राइट्स, पोजीशन, टाइटल, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, और कहीं ना कहीं हर जो उसका मीनिंग है वो प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। प्रॉपर्टी में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो एक केस हुआ था आरसी कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो 1970 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी वर्ड को डिफाइन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ड्स में प्रॉपर्टी को किस प्रकार से डिफाइन किया था, वो क्या मीनिंग लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है जो किसी भी ह्यूमन पर्सन का जो सबसे एक सुप्रीमेसी राइट होता है, जो सर्वोच्च राइट होता है, सबसे उच्चतम अधिकार होता है, वो राइट जो किसी वस्तु के बारे में, किसी थिंग के बारे में रख सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी पे पोजीशन है, दूसरे व्यक्ति का उसके प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप है, तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे कि पोजीशन और ऑनरशिप में सबसे अच्छा राइट कौन सा माना जाता है। तो ऑब्वियसली जैसा कि आपने जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ चुके हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस में आपने ये देखा होगा कि पोजीशन और ऑनरशिप में अच्छा राइट कौन सा माना जाता है। तो पोजीशन और ऑनरशिप में कौन सा अच्छा राइट होता है? ऑनरशिप का राइट सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि यदि इन चीजों को देखा जाता है तो ऑनरशिप के राइट को सबसे अच्छा राइट माना जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि हम प्रॉपर्टी को उनके मीनिंग को डिफाइन करना चाहें या प्रॉपर्टी के मीनिंग को लेना चाहे, तो उन्होंने कहा ह्यूमन बीइंग का सबसे अच्छा जो राइट होता है, जो सबसे उच्चतम अधिकार होता है, जो कि वो किसी थिंग के बारे में रख सकता है, एक वस्तु के बारे में रख सकता है। तो एक वस्तु पे हम पोजीशन का राइट भी रख सकते हैं, एक वस्तु पे हम टाइटल भी रख सकते हैं, एक वस्तु पर हम ऑनरशिप भी रख सकते हैं। तो देखना होगा कि उस समय हमारा सबसे अच्छा राइट कौन सा है, वही राइट, उस राइट को ही हम क्या कह सकते हैं, या प्रॉपर्टी के रूप में कह सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका मीनिंग भी प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। तो कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दी है उसका ही हम मीनिंग निकालते हैं, तो वही जो अभी हमने प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है वही उसने मीनिंग बताया है कि प्रॉपर्टी का मीनिंग दैट मींस एज ए राइट भी हो सकता है, किसी थिंग पर आपका पोजीशन है तो एज ए पोजीशन भी हो सकता है, कोई वस्तु है जो कि मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, तो वो भी प्रॉपर्टी के मीनिंग में आएगी। अभी अभी हम इसके जब काइंड्स देखेंगे तब मैं आपको इसको और अच्छे से बताऊंगी। तो उनका हर चीज को हम प्रॉपर्टी के मीनिंग में ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि थिंग भी जो भी मूवेबल होती है, इमूवेबल होती है, वो भी प्रॉपर्टी के मीनिंग में मानी जाती है, और जो राइट होते हैं वो राइट भी प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये बात बताई। तो हम कुल मिलाकर जो यहाँ पर प्रॉपर्टी के मीनिंग को बता रहे हैं, तो मीनिंग में राइट को भी हमने इंक्लूड कर रहे हैं और थिंग्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। जो थिंग्स जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ग्रुप में हो सकती है। अब
इसके कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जो कि आप इसमें देख रहे होंगे। इसमें कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं, तो उन प्रिंसिपल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यद्यपि आपको जो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है उसमें प्रिंसिपल नहीं आया है, लेकिन थोड़ा हमने इसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको जानने के लिए प्रॉपर्टी को, इसके कुछ हमने प्रिंसिपल भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो यदि हम इसके प्रिंसिपल देखते हैं तो फर्स्ट इसका जो प्रिंसिपल बताया वो नेचुरल लॉ थ्योरी, यानी कि प्राकृतिक विधि सिद्धांत। और थोड़े से मैं बताऊंगी मैं इसको। प्राकृतिक विधि सिद्धांत को जो कंसेप्ट लेकर आए थे, जिसने सबसे पहले कहा था, तो ग्रोशियस इसके मानने वाले थे, साथ ही साथ इसके ड्यूफेन डार्क मानने वाले थे, ये ब्लैकस्टोन मानने वाले थे। जो 2-3 लोग थे कुछ ऐसे, जो आपने जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा तो जूरिस्प्रूडेंस में आपने नेचुरल लॉ पढ़ा होगा, नेचुरल लॉ स्कूल्स। तो नेचुरल लॉ स्कूल के जो लोग थे वही लोगों ने, जो कि नेचुरल लॉ को उन्होंने बताया, तो उन्होंने नेचुरल लॉ स्कूल में हर चीज को बताया, तो उन्होंने ही प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को भी बताया। तो उन्होंने प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को लेकर क्या बताया, उनका ये कंसेप्ट था कि स्वामित्व विहीन संपत्ति, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर किसी का ऑनरशिप नहीं है, विदाउट ऑनरशिप प्रॉपर्टी जो है उस पर यदि कोई पर्सन उस पर अपनी ऑनरशिप कर लेता है तो ये प्रॉपर्टी उसकी मान ली जाएगी, ये प्रॉपर्टी उसे कही जाएगी। तो विदाउट ऑनरशिप प्रॉपर्टी, यदि कोई अपनी ऑनरशिप में रखता है तो वो प्रॉपर्टी उसकी मानी जाएगी। ये नेचुरल क्या कहते हैं लॉ थ्योरी से इसकी, कि प्राकृतिक मतलब स्वामित्व विहीन संपत्ति पर यदि कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। शुरुआत की बातें, शुरुआती दौर की बातें, बहुत प्राचीन समय जब नेचुरल थ्योरी चला करती थी, तो नेचुरल थ्योरी में वहां के विधि शास्त्रियों का ये कहना था कि यदि प्रॉपर्टी पर किसी का हक नहीं है और वो उस पर अपना कब्जा कर लेता है, या मान लीजिए उसको उस पर अपना स्वामित्व बता देता है, तो वो प्राकृतिक विधि सिद्धांत वाले, यानी जो ये 2-3 लोग है, ड्यूफेन डॉर्फ है और अपन जिसे ग्रोशियस कह रहे हैं, ये लोग, ये इनका अपनी ओपिनियन थी कि अगर प्रॉपर्टी पर किसी का पोजीशन नहीं है, अगर किसी पर वो कोई व्यक्ति उस पर कर लेता है कब्जा, तो ये उसकी मानी जाएगी। सेकंड जो है वो है मेटाफिजिकल थ्योरीज। तो देखिए मेटाफिजिकल थ्योरीज यानी तत्वमीमांसी सिद्धांत। तत्वमीमांसी सिद्धांत को कांट ने कहा था, इसके जो समर्थक थे वो कांट थे, हीगल थे। तो कांट का ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति किसी अदर व्यक्ति की, अदर पर्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड रहकर प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकता। उनका यह कहना था कि प्रॉपर्टी व्यक्ति की खुद की होनी चाहिए, यानी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा उसके ऊपर राइट है, तो मैं उस प्रॉपर्टी का अपने हिसाब से यूज कर सकती हूँ। मैं ये कहूँ कि किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पर मैं उस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूँ और ये कहूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी, तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। हर एक व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का यूज करके ही क्या कहते हैं वो प्रॉपर्टी अपनी बता सकता है। तो उनका ये कहना था कि प्रॉपर्टी व्यक्ति का अपना सेल्फ यानी पर्सनल व्यक्ति की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी अदर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहकर हम प्रॉपर्टी का अपना हक नहीं जमा सकते। यानी कि ये स्वयं के विकास के लिए, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्टी का, खुद की प्रॉपर्टी का होना आवश्यक होता है। देखिए नेचुरल थ्योरी वाले ने क्या कहा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी जिस पर किसी का पोजीशन नहीं है, आपने ऑनरशिप कर ली, वो प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी, ये कहा था। लेकिन इनने कहा था कि नहीं, प्रॉपर्टी खुद की ही होनी चाहिए। अब खुद की से मतलब ये होता है कि खुद का पोजीशन हो, खुद का ऑनरशिप हो, खुद का पोजीशन, खुद की ऑनरशिप प्रॉपर्टी पर तब होती है जब हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, है ना, तो वो हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो उनका ये कहना है कि नहीं, प्रॉपर्टी चूंकि व्यक्ति के खुद के लिए होती है, खुद के यूज करने के लिए होती है, तो खुद की ही प्रॉपर्टी होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव थ्योरीज, जो कि निश्चयात्मक सिद्धांत कहते हैं। देखिए इस सिद्धांत को मानने वाले हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर का ये मतलब होता था, इनका ये मानना था इस थ्योरी को लेकर कि प्रॉपर्टी वो होती है जो व्यक्ति अपने श्रम के द्वारा कमाता है, अपने लेबर के द्वारा कमाता है, यानी हमारी अपनी कमाई गई जो वस्तु है वो हमारी प्रॉपर्टी होगी। नहीं, प्रॉपर्टी हमेशा लेबर से आती है, प्रॉपर्टी हमेशा श्रम से आती है। प्रॉपर्टी ऐसी नहीं कि आपने, जैसे कि नेचुरल स्कूल वालों ने कहा था कि कोई भी प्रॉपर्टी जिस पर किसी को ऑनरशिप नहीं है, आप जाओ पोजीशन कर लो, उसको अपना कर लो। उन्होंने कहा नहीं, प्रॉपर्टी वो होती है जो हम अपने लेबर से कमाते हैं, हम अपने श्रम से कमाते हैं, वही प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगी। उनकी ये बात थी। नेक्स्ट था इसमें हिस्टोरिकल थ्योरीज। हिस्टोरिकल थ्योरीज पे जो ये था, हिस्टोरिकल थ्योरीज को जैसा कि आप जानते हैं हिस्टोरिकल स्कूल को मानने वाले सेलिनी थे। तो यहाँ पर भी सेलिनी और सर हेनरी में
सैविग्नी और सर हेनरी मैन ने ही प्रॉपर्टी को लेकर अपनी बात कही थी। उनका ये कहना था हिस्टोरिकल स्कूल वालों का कि प्रॉपर्टी जो पुरखों से हमारे पास चली आ रही है वो हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर को ने हमारे फादर को दी, हमारे फादर के पास से हमारे पास आई ट्रांसफर होके, तो वो हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है। हमारी अपनी लेबर के द्वारा कमाई हुई होगी, हमारे श्रम के द्वारा हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारे जो पुश्तनी तरीके से हमारे पास आई है वो भी प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है। तो ये अपना हिस्टोरिकल स्कूल वालों ने ये बात कही थी। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल थ्योरीज यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत वाले ने जो कहा था उन्हें यूटिलाइजेशन के प्रिंसिपल को लेके कहा था। उसमें उन लोगों का ये कहना था कि संपत्ति का सोशियोलॉजिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, सामाजिक महत्व किसी भी प्रॉपर्टी का बहुत होता है। अगर हम इसके पर्सनल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम, क्योंकि अभी तक जो स्कूल वाले कह रहे हैं वो पर्सनली प्रॉपर्टी को पर्सनल राइट से बहुत ज्यादा जोड़ रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना था कि नहीं, प्रॉपर्टी को आप पर्सनल से मत जोड़ो, प्रॉपर्टी को आप सोशल से भी जोड़ो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी में रहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी समाज में रहता है। जब समाज में रहता है तो उसकी प्रॉपर्टी को का जो मीनिंग है सिर्फ उस तक सीमित नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी समाज से भी रिलेटेड है। देखिए अब हम तो ये कहते हैं, अगर हम आज के कंसेप्ट में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पे हमसे पहले किसका राइट होता है, गवर्नमेंट का राइट होता है, स्टेट का राइट होता है। तो ये समाज शास्त्रीय सिद्धांत से ये चीज निकल कर आती है। तो उनका ये कहना था कि नहीं, प्रॉपर्टी व्यक्ति का व्यक्तिगत मैटर या पर्सनल मैटर नहीं होता, बल्कि सोशल मैटर भी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई थी वो आई थी फंक्शनल थ्योरीज, जैसे कि प्रत्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। ये वाला सिद्धांत आज के दौर का है, प्रेजेंट सिनेरियो का है ये वाला सिद्धांत कि वेलफेयर स्टेट को बनाया गया है और वेलफेयर स्टेट के लिए प्रॉपर्टी का यूज किया जाना बहुत जरूरी होता है। आज के सिनेरियो में ये कहा जाता है कि हमारी प्रॉपर्टी से हमसे पहले स्टेट का राइट होता है। अगर कोई हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारी है, लेकिन अगर किसी समय में लगता है कि स्टेट को उस प्रॉपर्टी की आवश्यकता, तो हम उसे बेचने से इनकार नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारा एक ऐसी जगह प्रॉपर्टी खेत है जहां से कि 4 लेन निकलना है, अब हमने बाकी लोगों को तो उसको सेल करने से डिनाई कर दिया, बट यदि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे आगे ये प्रपोजल रखती है कि आपका इतना खेत 4 लेन में जाएगा, हम उन्हें इनकार नहीं कर सकते। ऐसी फ्री में वो आपकी प्रॉपर्टी को नहीं देंगे, बदले में वो क्या देंगे, बदले में वो आपको उसका जो भी होगा कंपनसेशन देते हैं, लेकिन हम उन्हें इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी को हम बेचना नहीं चाहते, क्योंकि ये कहता है कि ये वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर स्टेट में हमारी प्रॉपर्टी से पहले किसका राइट होता है, स्टेट का राइट होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो होता है, हमारी प्रॉपर्टी तो हमारी है लेकिन हमसे पहले स्टेट की होती है। तो प्रत्यात्मक सिद्धांत फंक्शनल थ्योरीज कहती है कि हमें स्टेट के वेलफेयर के लिए यदि हमारी प्रॉपर्टी को देना होगा तो हम दे सकते हैं। ये प्रिंसिपल आज के समय का है कि हमारी प्रॉपर्टी से पहले स्टेट का राइट हमारी प्रॉपर्टी पर होता है। तो ये कुछ हमने उसके बारे में प्रिंसिपल देखे कि क्या इसका प्रिंसिपल है ये। अब जो नेक्स्ट इसकी स्लाइड है, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि आप अगर सिलेबस में देखेंगे तो मीनिंग के बाद उन्हें काइंड्स ही दिया है और एक डेफिनेशन उन्हें अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग दी है। वो मैं जब आपको प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ाऊंगी तब बढ़ाऊंगी। उसमें जो एक और इस यूनिट में जो चीज बची हुई है वो है अपना कि ये जो अपना कॉपीराइट, पैटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में बताया गया। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। अभी हम काइंड्स देखते हैं कि इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला इसका प्रकार बताया गया है काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, मूर्त एंड अमूर्त संपत्ति, यानी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये इसका नाम भी उन्होंने इसी प्रकार से दिया है कि क्या होती है टेंजिबल, इनटेंजिबल, यानी कि मूर्त और अमूर्त संपत्ति क्या होती है। टेंजिबल दैट मीन्स मूर्त संपत्ति, यानी कि इसे भौतिक संपत्ति भी कहते हैं। भौतिक संपत्ति वो होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी टेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जो नापी तोली जा सकती है, जिसकी अनुभूति हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि भूमि यानी कि जमीन, मकान, प्लाट, ज्वेलरी, ये सब क्या है, ये सब टेंजिबल प्रॉपर्टी यानी कि मूर्त संपत्ति के अंतर्गत आती है। रुपए, पैसे, इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, नापतोल कर सकते हैं। इसके बाद होता है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे कि हम
छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, इसे हम अमूर्त संपत्ति या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है? तो उन्होंने कहा जैसा कि ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, गुडविल होता है, ये जो सारी राइट होती है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे आज की तारीख में हम कहते हैं, जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। तो जो दो काइंड है इसके, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल दैट मीन्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे नाप तोल कर सकते हैं, भूमि, मकान, जमीन, रुपए, पैसे, ज्वेलरी, ये सब टेंजिबल। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वो होगी जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। टोटल जो राइट की बात करता है, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका जो काइंड है वो है मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम व स्थावर संपत्ति। अब आपने ऊपर देखा था टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। तो टेंजिबल प्रॉपर्टी को इन्होंने फिर से यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। टेंजिबल प्रॉपर्टी को कैसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है? मूवेबल में, इमूवेबल में। अभी हम इसके पहले मूवेबल और इमूवेबल दोनों को हमने किस में काउंट किया था? टेंजिबल। मूवेबल और इमूवेबल को क्या में काउंट किया था? टेंजिबल में। लेकिन अब इन्हें टेंजिबल प्रॉपर्टी को फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो टू पार्ट्स कौन से हो गए? मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी हम जिसे कहते हैं जिसको हम मूवमेंट कर सकते हैं, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? जैसे कि ज्वेलरी ले जा सकते हैं, पैसे ले जा सकते हैं, ये सब कौन सी होती है? ये सब मूवेबल होती है। और ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इमूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे कि मकान, जमीन, प्लाट, दुकान, ये सारी चीजें कैसी होती है? ये सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। तो अभी हमने इसके टू काइंड्स देखे। पहला देखा टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, और टेंजिबल को ही फिर नेक्स्ट में कर दिया मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये हमने इसके काइंड्स देखे। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं कि एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि हम प्रॉपर्टी को किस प्रकार से अर्जित कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का अर्जन या एक्विजिशन कैसे किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को लेने का तरीका क्या क्या सकता है। तो जो फर्स्ट बताया उन्हें बताया पोजीशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो अकॉर्डिंग पोजीशन के कैसे किया सकता है? उन्होंने कहा कि देखिए, ऑनरशिप की जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होता है पोजीशन। यदि किसी प्रॉपर्टी पे आपका पोजीशन है तो वो उसके बाद वो पोजीशन ऑनरशिप में ट्रांसफर हो गया, ऑनरशिप में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर वो पोजीशन के द्वारा आप क्या मान लेंगे? पोजीशन के द्वारा आप उस प्रॉपर्टी पर वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, यानी वो संपत्ति को अर्जन करने का, एक्विजिशन करने का एक तरीका हो जाएगा। तो कब्जे के द्वारा भी किया जा सकता है। अब आप कहोगे कि कब्जे के द्वारा कैसे किया जा सकता है, इसको लीगली किस प्रकार से उसको वैलिडिटी मिलेगी? तो जैसा कि देखो, आप लोगों ने अगर ये पढ़ा है अपना जूरिस्प्रूडेंस, इसमें देखा होगा कि यदि किसी प्रॉपर्टी पर 20 साल तक लगातार आप यूज कर लेते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाए, ये आपने जाना होगा। तो क्या वो प्रॉपर्टी आपकी थी? नहीं थी, वो प्रॉपर्टी बिना ऑनरशिप की थी, या मान लीजिए किसी की ऑनरशिप भी थी, एक ही कोई प्रॉपर्टी थी, बी ने 20 साल तक उस प्रॉपर्टी का लगातार यूज किया, बी ने ए ने उसको कभी नहीं रोका, ए ने उसको ना कुछ कहा, तो 20 साल बाद वो प्रॉपर्टी बी की बन जाएगी। अब हम कहेंगे कि बी की प्रॉपर्टी हो कैसे सकती है? तो ये बी की प्रॉपर्टी का जो एक्वाजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जो तरीका है संपत्ति को अर्जित करने का, वो पोजीशन के थ्रू वो प्रॉपर्टी का क्या बन गया? ऑनर बन गया है। तो ये पोजीशन के थ्रू भी, यानी अगर आप अपने खेत पर जा रहे हैं, दूसरे आपके भाई के या आपके पड़ोसी के खेत पर से होकर जा रहे हैं, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे करते करते लगातार 20 साल तक आप गए उस जगह से, तो अब आपका राइट बन जाएगा कि ये रास्ते का अधिकार आपका हो गया है। ये सारी चीजें आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ी थी। तो एक कब्जा करना, कब्जे के द्वारा भी प्रॉपर्टी को अर्जित किया जा सकता है। प्रिस्क्रिप्शन यानी कि चीरभोग। देखिए, अभी आप लोगों ने इजमेंट, राइट टू इजमेंट, सुखाधिकार अधिनियम, इजमेंट एक्ट पढ़ा है क्या? इजमेंट एक्ट पढ़ा आप लोगों ने? क्या मैम? इजमेंट एक्ट, सुखाधिकार का अधिकार, ये पढ़ा है क्या? एक इजमेंट राइट। नो मैम। देखिए, अब अपनी 10 मिनट्स बचे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको बता देती हूँ। ओके, 10 मिनट्स बचे। हीना, एक तो तुम प्रेजेंट ले लेना और दूसरा ये अपने आफ्टर लेक्चर ये डाल देना।
देखिए ये आप पढ़ेंगे, अभी आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपको आएगा सुखाधिकार अधिनियम, इजमेंट एक्ट। इजमेंट एक्ट में क्या होता है? इजमेंट एक्ट में यानी सुखाधिकार, ये इजमेंट का जो राइट होता है ना, ये हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है। कैसा? जैसा कि सनलाइट लेने का राइट, वाटर का राइट, राइट टू वे यानी कि रास्ते का अधिकार, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसा राइट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा है वो राइट इजमेंट का राइट कहलाता है। क्या का राइट कहलाता है? इजमेंट का राइट। तो ये जो सेकंड इन्होंने दिया है प्रिस्क्रिप्शन यानी कि चिरफोक द्वारा, तो इजमेंट के राइट में ये बात बताई गई है कि यदि आप अपने आप को लगातार 20 साल तक किसी के यहाँ से पानी ले रहे हो, वो उसने आपको कभी रोका नहीं है, उसने कभी आपको टोका नहीं है, तो आप लंबे समय तक उस चीज का यूज कर रहे हो, तो चिरभोग के द्वारा आप उसके मालिक बन जाओगे। राइट टू प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा आपको उस चीज की, उस जगह की ऑनरशिप मिल जाएगी। यदि आपका मकान ऐसा है कि आप लंबे समय तक आपने अपने मकान में खिड़की का, विंडो का यूज किया, जैसे आपको सनलाइट मिलती है, लंबे समय तक यूज किया, अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो आप उसको इस चिरभोग के द्वारा अधिकार से रोक सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, इसके द्वारा भी हम पोजीशन ले सकते हैं और एज ए राइट उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के द्वारा तो हम प्रॉपर्टी ले ही सकते हैं। हमने एग्रीमेंट किया किसी व्यक्ति से, एग्रीमेंट के थ्रू हमने मकान ले लिया, एग्रीमेंट के थ्रू हमने उसकी व्हीकल, कोई सा भी उसकी बाइक ले ली, एग्रीमेंट के थ्रू हमने क्या कहते हैं ज्वेलरी ले ली। एग्रीमेंट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी के राइट को ले सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी संपत्ति को अर्जन करने का, एक्विजिशन का एक तरीका होता है। तीसरा दिया है इनहेरेंस यानी कि विरासत। ऑब्वियसली विरासत के द्वारा तो हमें प्रॉपर्टी मिल सकती है, इनहेरेंस के द्वारा सक्सेशन, इनहेरेंस मतलब सक्सेशन के थ्रू हमें प्रॉपर्टी आती है। वसीयत के द्वारा भी हमें प्रॉपर्टी मिलती है। देखिए दो प्रकार से प्रॉपर्टी मिलती है, एक तो वसीयत के थ्रू मिल जाती है और दूसरा हमें मिलती है इनहेरेंस यानी विरासत, जो कि हमारे फादर की, फादर की, ग्रैंडफादर की, वो सारी प्रॉपर्टी जो हमारे फादर को मिली है, हमें अपने आप ही वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसके लिए वसीयत करने की आवश्यकता नहीं। इनहेरेंस के द्वारा बाय बर्थ, जन्म से ही हमारा उस प्रॉपर्टी पर राइट होता है। तो ये भी एक संपत्ति का एक अर्जन करने का, एक्विजिशन करने का एक तरीका होता है, यानी पोजीशन, प्रिस्क्रिप्शन, एग्रीमेंट, इनहेरेंस, ये सारे रहते हैं। तो कुल मिलाकर हमने जो अभी तक इसके बारे में देखा है कि संपत्ति का मीनिंग क्या होता है, संपत्ति के प्रिंसिपल तो मैंने आपको बता दिया, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हमने पढ़ लिया। हमने इसके खास तो काइंड्स देख ली, और एक जो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, अर्जन करने के तरीके, ये भी आपको सिलेबस में नहीं, लेकिन चूंकि फिर भी ये मैंने बता दिया किस किस तरीके से हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारी ये हुआ है, और अपना जो सिलेबस है वो रोज चलेगा। रोज से मतलब कल भी मैं आपको बताऊंगी। तो यूनिट फर्स्ट में जो चीज बची हुई है वो मैं आपको कल बताऊंगी। इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो टीपी एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, वो यूनिट सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें 137 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 137 सेक्शन, और पूरा एक्ट हमें वही पढ़ना है खास। तो ये तो उन्होंने स्टार्ट में यूनिट फर्स्ट में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे दिया प्रॉपर्टी को। अब जितना भी आज हमने पढ़ा इसके बारे में आप मुझे बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अभी 5 मिनट्स है अभी हमारे पास, और हमारे साथ 7 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। जगदीश है, नम्रता है, राजेश पगारे हैं, और किसी का नाम नहीं आ रहा उसमें, संदीप जैन। आप लोगों में से किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। मैम को पता नहीं चल रहा है। हाँ वो पता नहीं चल रहा है, वे थोड़ा सा अपना नाम आप लोग लिख दें, क्योंकि यदि आप किसी मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हो उसमें आपने अपना नाम इंक्लूड नहीं किया तो फिर समझ में नहीं आएगा, आपकी एब्सेंट लग जाएगी बेटा, क्योंकि मुझे शीट पर प्रेजेंट लगानी पड़ेगी हर दिन। आपकी प्रेजेंट शीट जैसे हम क्लास भी बोल रहा तो नहीं कर रहा है जी। हाँ नेटवर्क तो नहीं होता इसलिए नाम नहीं आता है। तो बेटा नाम बता दो, आप अपना ऐसे नाम बता दो। हाँ नाम बोलो, नाम बता दो। संदीप। संदीप संदीप का तो आ रहा है बेटा, संदीप के अलावा किसी का? संदीप का तो आ रहा है, ये REDMI सुमित कुमार जाजी में। सुमित ओके ओके, सुमित का नाम सुमित है, ठीक है। चलिए आप लोगों ने जितना पढ़ा इसमें से बताइए। ऐसा नहीं कि आज खत्म हो गया, कल हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप बताइएगा। इसमें से अभी जो हमने पढ़ा इसमें से कोई दिक्कत हो तो बताइए। हीना कोई प्रॉब्लम? मैम टेंजिबल और मूवेबल दोनों ऑलमोस्ट सेम है,
क्या डिफरेंस है जो इनको हाँ। अलग अलग हम लोग अलग काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी में लेते हैं? एक्चुअली टेंजिबल को 2 काइंड्स में डिवाइड किया। टेंजिबल नहीं, देखो टेंजिबल में तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों इंक्लूड है। टेंजिबल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? मूवेबल और इमूवेबल दोनों है, क्योंकि हम मूवेबल को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, इमूवेबल को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल का मतलब लीगल राइट, यानी पैटेंट या आईपीआर। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को मतलब तुम समझ लो जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है सारी इसके अंतर्गत आई। और टेंजिबल के अंतर्गत मूवेबल और इमूवेबल दोनों आई। ओके मैम। हाँ, टेंजिबल में दोनों आएगी, पर टेंजिबल को फिर इन्होंने 2 पार्ट्स में मूवेबल और इमूवेबल करके डिवाइड किया। ओके, है ना? टेंजिबल में दोनों। दिस इज काइंड ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी, नॉट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज काइंड ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी। हाँ, टेंजिबल, ये जो काइंड है वो टेंजिबल प्रॉपर्टी का काइंड है। तो टेंजिबल प्रॉपर्टी में ओके, दो है, मूवेबल भी और इमूवेबल भी। बट टेंजिबल को फिर से उन्होंने 2 काइंड्स में डिवाइड कर दिया। और क्या कर दिया? मूवेबल अलग कर दिया और इमूवेबल अलग कर दिया। इमूवेबल। जैसे फैन, फैन को आप कौन सी प्रॉपर्टी मानते हो? सीलिंग फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन कौन सी प्रॉपर्टी है? मूवेबल। अगर सीलिंग फैन छत पे लगा है तो कौन सी प्रॉपर्टी? वो इमूवेबल है। मैम बट वी कैन टच इट, ना वी कैन टच इट, इट्स अ मूवेबल ना मैम, वी कैन टच इट। तो हम टच तो हम अपने हाउस को भी कर रहे हैं, मकान को भी कर रहे हैं, पर वो तो इमूवेबल है। बट एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते ना हम, फैन तो खोल के कैसे दूसरी जगह ले जा सकते? हाँ, तो सुनो, अगर फैन को लगाया नहीं है अभी तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और अगर आपने उसको छत से ऐड कर दिया है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाए। जैसे कि तो है ना, समझ में आई बात? जब कोई प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, जैसे कि गेट, गेट क्या है अपना? मूवेबल है। लेकिन गेट को यदि हमने जोड़ दिया दीवार से तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। ओके, क्योंकि अब गेट जोड़ने के बाद आप उसको ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते हो ना। हाँ, तो अब अगर गेट अकेले से है, अपने आप से, वो जुड़ा नहीं है कहीं, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर वो हाउस से जुड़ गया है, किसी प्रॉपर्टी से जुड़ गया है, तो ये चीजें हम अभी टीपी एक्ट में वो बहुत अच्छे से, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि इमूवेबल, क्योंकि टीपी एक्ट में किसकी डेफिनेशन दी गई? इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब टीपी एक्ट के सेक्शन 3 में हम डेफिनेशन पोर्शन पे जाऊंगी तो मैं आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताऊंगी। तो उसमें आपको, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी चीज से जुड़ी हुई है। छत किससे जुड़ी है? दीवार से। दीवार किससे जुड़ी हुई है? नींव से। नींव कहाँ है? जमीन के अंदर। और ये जो अपने विंडोज है, जो अपनी गेट है, ये सब उससे जुड़ने से ये सब बन गए इमूवेबल प्रॉपर्टी। वैसे ये मूवेबल है, लेकिन इनसे जुड़ने से क्या हो गएंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। अगर हमारी क्लास में चेयर्स रखी है, फर्नीचर रखा है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन यदि हमने उसे जमीन से जोड़ दिया है, ठीक है ना, तो वो फर्श से जोड़ दिया है, तो वो क्या बन जाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल का एक तो समझो, टेंजिबल में दोनों इंक्लूड है, मूवेबल और इमूवेबल। आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है हिना? मैम मुझे तो आपका आवाज आना एकदम बंद हो गया। I don't know why. ओके, अच्छा ये बताओ, टेंजिबल का मीनिंग समझ में आ गया? टेंजिबल में क्या है? टेंजिबल प्रॉपर्टी मीन्स Yes मैम। मूवेबल एंड इमूवेबल। Yes. मूवेबल एंड इमूवेबल। इंटेंजिबल का मतलब? इंटेंजिबल का मतलब? सॉरी मैम आपका आवाज है ना बिल्कुल आना बंद हो गया है। अभी भी नहीं आ रहा? बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया है। अरे क्यों नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है? और किसी को आवाज आ रहा है? एक्चुअली वो एक कॉल आ गया था मुझे, तो उसमें है ना अच्छा, आपका आवाज एकदम चले गया, आवाज ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। चलो ठीक है, अब तो लास्ट की मुझे लगता है कि 50 सेकंड बचे हैं, तो आप एक काम करो, कल इसको आप लोग पढ़ लो, अपन कल इस पे फिर से डिस्कशन करेंगे, है ना? मेरे अलावा और किसी को आवाज आ रहा है क्या? प्लीज बोलो।